नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दर कारक के ऊपर कि दर कारक से आप देख सकते हैं कि आपकी क्या डिजायर है रिलेशनशिप में, आपके स्पाउस का क्या ट्रेट होगा और आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि दर कारक है क्या। बेसिकली ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिसमें चर कारक स्कीम को फॉलो करते हैं। ठीक। तो जो लोएस्ट डिग्री प्लेनेट होता है उसको हम दर कारक कहते हैं, जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा कम होगी। अब यहाँ पे भी आप ध्यान रखिए, कुछ लोग 8 चरकारा की स्कीम फॉलो करते हैं, कुछ लोग 7 चरकारा की स्कीम। जो लोग 8 चरकारा की स्कीम फॉलो करते हैं वो लोग केतु को छोड़ के बाकी जो 8 प्लेनेट है उनमें से जो सबसे ज्यादा लो डिग्री का होगा उसको आप जो है दरकारक लेंगे। जो लोग 7 चरकारक स्कीम फॉलो करते हैं वो राहु केतु को छोड़ के बाकी 7 प्लेनेट जो बचे उनमें से जो सबसे ज्यादा सॉरी जो सबसे कम डिग्री का होगा उसको दरकारक लेंगे। मोस्टली मैं 8 चरकारक स्कीम फॉलो करता हूँ, आप भी उसको ही फॉलो कीजिए। बाकी आप फ्री हैं, आप चाहें तो 7 चरकारक फॉलो कीजिए, 8 चरकारक वो आपके ऊपर है। ठीक। लेकिन सिंपली कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्लेनेट सबसे लोएस्ट डिग्री का होगा, बस ये ध्यान रखना है आपको, जो सबसे कम डिग्री का होगा वो आपका दर कारक कहलाता है। ठीक। एक बार मैं आपको एग्जांपल चार्ट में बता भी देता हूँ। ये देखिए, आप देख रहे होंगे इस चार्ट में कि यहाँ पर नीचे प्लेनेट की डिग्री दी हुई है। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप जाएं तो यहाँ पे लगन का डिग्री, अलग अलग प्लेनेट का डिग्री आप इसमें देखेंगे। सबसे कम डिग्री का यहाँ पर आपको देखना है तो सैटर्न है, वो है 4 डिग्री का। ठीक, तो ये आपका दर कारक हो जाएगा। इसी तरीके से आप ऊपर चार्ट में देखिए, यहाँ पे जितने प्लेनेट की डिग्री दी हुई है उसमें मरकरी का डिग्री 5 डिग्री, मार्स का 2 डिग्री, सन का 12 डिग्री, इसमें मार्स जो है 2 डिग्री का। ठीक। ऊपर आप जाइए, एक और चार्ट में आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए सबसे कम डिग्री का कौन सा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जितने प्लेनेट है उसमें सबसे कम डिग्री का मरकरी है, 2 डिग्री। ठीक है। तो जो सबसे कम डिग्री का प्लेनेट है वो आपका दर कारक कहलाता है। आप केतु को छोड़ दीजिए, बाकी जो 8 प्लेनेट है इंक्लूडिंग राहु, ठीक है, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, राहु और सैटर्न, ये जो 8 प्लेनेट है इसमें से जो सबसे कम डिग्री का वो आपका दर कारक होगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग जो है ये मानते हैं कि राहु का जो डिग्री होता है वो 30 में से माइनस करके लेना चाहिए। ठीक। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि राहु का टोटल डिग्री जो दिया है उसको 30 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जैसे राहु का डिग्री है, मान लेते हैं 20 डिग्री, तो 30 में से उसको माइनस कर लिया तो 10 डिग्री एक्चुअल डिग्री आप राहु का मानेंगे। फिर बाकी प्लेनेट से आप कंपेयर कर लीजिए, जो सबसे कम डिग्री का होगा वो आपका दर कारक हो जाएगा। जैसे इस चार्ट में आप देखिए, यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हमने चार्ट देखा था, ये देखिए यहाँ पे सबसे कम डिग्री का वैसे तो मार्स है, 2 डिग्री 51 मिनट। ठीक। राहु का डिग्री है 28 डिग्री 4 मिनट। जब आप इसको माइनस करेंगे 30 में से, ठीक है, तो ये आ जाएगा समथिंग 1 डिग्री और 56 मिनट। तब आप अगर कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से फिर राहु ही सबसे कम डिग्री का होगा, तो राहु आपका दर कारक होगा। इस तरीके से आपको राहु का लेना है, 30 में से माइनस करके तब बाकी प्लेनेट से कंपेयर कर लीजिए उनकी डिग्री से। जिसका सबसे कम डिग्री होगा वही दर कारक होगा। अगर राहु सबसे कम डिग्री पे तो राहु आपका दर कारक। अब चलते हैं हम लोग एक एक प्लेनेट को स्टडी करेंगे, सन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अगर आपके चार्ट में सन जो है दर कारक है, तो सन क्या रिप्रेजेंट करता है? सन आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, पावर, पोजीशन, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, गवर्नमेंट, इसको रिप्रेजेंट करता है। सन अपने कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। सन बेसिकली आपकी सोल यानी आत्मा को रिप्रेजेंट। ठीक। तो अगर सन सबसे कम डिग्री का है यानी जो है आपका आत्मकारक बन जाए, तो ऐसे लोगों का क्या थॉट रहता है, उनका जो पार्टनर होना चाहिए हमारे कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर का होना चाहिए। ठीक है। अच्छे स्टेटस वाली फैमिली से बिलोंग करे जिसके आने से हमारी लाइफ में नेम, फेम, स्टेटस हमारा बढ़े। ठीक है। पार्टनर जो है बोल्ड और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये उनका थॉट रहता है। और फीम बेसिकली सन क्या फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो इन लोगों का थॉट ये भी रहता है पार्टनर जो है सेक्रीफाइसिंग होना चाहिए और जो है रिस्पॉन्सिबल और मेच्योर होना चाहिए। ठीक। और सन आपका दर कारक बने तो ये लोग खुद भी बहुत सेक्रीफाइसिंग होते हैं रिलेशनशिप। ठीक। सन दर कारक है अगर फीमेल के चार्ट में, तो उनको ये लगता है कि उनके पार्टनर के अंदर फादर जैसा क्वालिटी, मतलब अपने फादर को अपना आइडियल मानती है, तो उनको लगता है उनके स्पाउस में फादर जैसा क्वालिटी होना चाहिए जैसे उनके फादर, वो अपने फादर से कंपेयर कर। अब देखिए यही सन अगर एफ्लिक्टेड होगा चार्ट में, तो हो सकता है उनको अपने फादर बिल्कुल ना पसंद हो, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे फादर जैसा मिले हमें।
ये भी ध्यान रखिए। तो एफ्लिक्शन है तो उसका निगेटिव भी जा सकता है। ठीक। अभी जैसे इंडिया जैसी कंट्री में पहले ये भी बहुत कॉमन था, फीमेल के चार्ट में है तो पार्टनर जो है गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों के केस में हो सकता है, और मोस्टली फीमेल के केस में ज्यादा था कि पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग हो, क्योंकि वो सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका सन दरकार है, ठीक, और बेसिकली अगर सन जो है दर कारक हो जाए, तो देखा जाए तो वैसे सन एक क्रूर प्लेनेट है, तो रिलेशनशिप और मैरिज के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो सन अगर दर कारक बन जाए तो कहीं ना कहीं एक सेपरेटिव टेंडेंसी देता है, तो किसी ना किसी रीजन की वजह से रिलेशनशिप में सेपरेशन दे देगा। अगर चार्ट में बाकी कॉम्बिनेशन डाइवोर्स या एक्चुअल सेपरेशन का तो भी हो सकता है, अदरवाइज नहीं भी हो तो हो सकता है आप जॉब या वर्किंग होने की वजह से अलग अलग रह रहे हैं, या साथ रहते हुए इमोशनल कंपेटिबिलिटी नहीं मैच करता, इस वजह से दोनों में डिफरेंसेस है किसी ना किसी रीजन की वजह से। या बहुत बार मैंने देखा पार्टनर का हेल्थ इश्यूज, उसकी वजह से एक सेपरेशन है। क्योंकि जब आप सूर्यदेव का स्टोरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें जो है उनका अपनी वाइफ से सेपरेशन हो गया था, फिर रियूनियन भी हो गया था। तो वैसे डाइवोर्स और बाकी आप चार्ट एनालाइज करके देखें इस तरह से, फुल टर्म सेपरेशन की अगर योग नहीं है तो ये है कि सन अगर आपका दर कारक बने तो आपका स्पाउस से सेपरेशन होगा, बट फिर रियूनियन भी हो जाएगा। या कंप्लीट सेपरेशन नहीं होगा, हाँ एक डिफरेंसेस रहेंगे लेकिन आप रह रहे हैं साथ में। और मैंने देखा ऐसे लोगों के लिए उनका रिलेशनशिप अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड का विषय होता है। तो शो ऑफ भी बहुत करते हैं रिलेशनशिप को लेके। इस कितना भी प्रॉब्लम चल रहा हो इनकी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप में, सन अगर दरकारक है तो ये लोग ऐसा शो ऑफ करेंगे जैसे कि इनका मैरिड लाइफ सबसे बेस्ट है। आप इनका डीपी और सब कुछ देख लेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं नहीं, इससे अच्छा मैरिड लाइफ किसी का है ही नहीं। पब्लिक प्लेस पे आप देखेंगे तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्सअप होके चलेंगे कि लोगों को देख के लगेगा यही बेस्ट कपल। भले घर में चाहे लड़ाई झगड़े डाइवोर्स का केस क्यों नहीं चल रहा है, ये आपका सन अगर दरकार है। ठीक। और किस एक प्लेनेट के बहुत सारे क्वालिटीज हो सकते हैं। ठीक है। तो आप उसको और भी बहुत सारे ट्रेड जो बताए जा रहे हैं उसके अलावा भी जो आपको पता है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सन का और भी क्वालिटी है, जैसे सन अगर दर कारक बने तो ऐसे लोगों का जो स्पाउस होता है उसका आप देखेंगे फोरहेड बहुत ब्रॉड होगा, ठीक है, ब्रॉड फोरहेड वाले होते हैं, और साथ साथ आप देखिए उनके जो हेयर्स होते हैं ना आगे से, वो आगे की साइड थोड़ा कम होंगे, ठीक है, इस तरीके से होगा। और फेस पे ग्लो होता है, वो आपको उनके देखने या बातचीत के तरीके से पता चल जाएगा, उनके फेस में ग्लो होगा। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन की वजह से कुछ ना कुछ ईगो क्लैशेस तो रहते ही हैं, अगर सन दरकार है। तो ये ध्यान रखिए, पॉजिटिव चीजें तो अच्छी, नेगेटिव साइड में अगर आपकी लाइफ में ईगो क्लैशेस और ये है तो आप उसको अवॉइड कीजिए, ईगो क्लैशेस से बचिए। जितना आप हम्बल होके रहेंगे उतना अच्छा आपका मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। ठीक है। और लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कितना भी ईगो क्लैशेस हो, अगर ओवरऑल चार्ट में बहुत एफ्लिक्शन नहीं है तो सन अगर दरकारक बने तो ऐसे लोग खुद भी और इनका पार्टनर भी दोनों पे अप्लाई होता है कि बहुत ज्यादा डिवोटेड होते हैं, अपने पार्टनर से बिल्कुल ऑब्सेस्ड होते हैं। भले उस तरीके का ऑब्सेशन नहीं है, मान लेते हैं मून जैसा इमोशनल, ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना इनके लिए इनका पार्टनर उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड का विषय है। हमेशा चाहेंगे पार्टनर अच्छे से रहे, उसका लाइफ अच्छे से रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसके लिए सब कुछ करते हैं। ठीक है। बट एज यूजली सन का टेंडेंसी है लोनर वाला, तो कहीं ना कहीं अकेलापन या डिफरेंसेस तो दे देता है। ठीक। ये हो गया आपका अगर सन दरकारक है। सन के बाद अगर आपका मून जो है दरकारक बन जाए, ठीक है, मून आपका अगर दरकारक हो तो आप देखिए मून क्या रिप्रेजेंट करता है। मून आपका मदर, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मून आपका जो है क्या बोलते हैं फ्लक्चुएशन देता है, इमोशनल अप्स एंड डाउन, फ्लक्चुएशन, चीटिंग टेंडेंसी। ठीक। मून का क्वालिटी है, मून फैमिली लाइफ को दिखाता है। ठीक। अगर मून आपका दर कारक बन जाए तो ऐसे लोग क्या चाहते हैं, पार्टनर इमोशनल केयरिंग और सपोर्टिव होना चाहिए, बिल्कुल मदर की तरह उनका ध्यान रखे, उनकी केयर करें। ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं रिलेशन, ठीक, इतने ज्यादा अटैच होंगे कि उनको सुख शांति सब रिलेशनशिप में ही मिलती है। ठीक है। और ये लोग बेस्ट होते हैं अपने पार्टनर के लिए, अनकंडीशनली डिवोटेड होंगे, अनकंडीशनली उसकी छोटी छोटी नीड का ध्यान रखेंगे जिसका मुंह दरकार हो। और इनके पार्टनर में भी ये क्वालिटीज आपको देखने को। ठीक। इसके साथ आप फीमेल के केस में,
ठीक है। फीमेल के केस में क्या रहता है, उनके लिए, फीमेल हो मेल दोनों के, लेकिन फीमेल्स के केस में आपको ये चीजें ज्यादा दिखाई देंगी कि उनके लिए इमोशनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर मून दर कारक बने। मेल के केस में क्या रहता है, वो अपने पार्टनर को मदर से कंपेयर, कि अगर उनकी मदर से उनके टर्म्स अच्छे हैं तो उनको लगेगा अपने अपने पार्टनर में बिल्कुल मदर जैसा क्वालिटी होना चाहिए, जैसे मदर उनका ध्यान रखती है वैसे ही वो भी रखते हैं। अगर मान लेते हैं यही मून एफ्लिक्टेड है मेल के चार्ट में, तो उनकी अपने पार्टनर उनकी अपने मदर से बिल्कुल नहीं बनती, तो उनको ये लगेगा नहीं बिल्कुल हमारी मदर जैसे तो वाइफ हमें नहीं चाहिए या पार्टनर हमें नहीं चाहिए। अपोजिट भी हो सकता है। और फीमेल के केस में अगर मून दर कारक है तो वो रिलेशनशिप और मैरिज चाहते हैं इसलिए क्योंकि उनके अंदर मदर बनने का डिजायर, चाइल्ड बर्थ का बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, क्योंकि मून बताता है मदर बनने की कैपेसिटी, वो आपके मदर का कारण है। बट यही मून वीक है, अगर कृष्ण पक्ष का है, अमावस्या चतुर्दशी का मून है या एफ्लिक्टेड है, तो मून एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन देता है। तो ऐसे लोगों का रिलेशनशिप को लेके इमोशनल अप्स एंड डाउन फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहता है, इनके पार्टनर के भी इमोशनल अप्स एंड डाउन बहुत रहते हैं, मूड स्विंग का प्रॉब्लम। और इसकी वजह से मल्टीपल रिलेशन और चीटिंग टेंडेंसी दे देता है, माइंड सेट स्टेबल ना होने की वजह से एक से ज्यादा रिलेशन होने के चांसेस रहते हैं, और रिलेशनशिप में चीटिंग होना इस तरीके का प्रॉब्लम होता है अगर मून आपका दर कारक बन जाए। और देखिए, मून अगर दर कारक बन जाए तो ऐसे लोगों का पार्टनर जो होता है वो फूड लविंग होता है, ठीक है, खाने पीने का शौकीन होगा। ऐसे लोगों के पार्टनर का फेस आप देखेंगे थोड़ा राउंड फेस होगा, ठीक है, आंखें भी राउंड होंगी और जो है फेस एकदम राउंड होता है, ठीक है। होते एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, ठीक है, बहुत फेयर कलर भी नहीं होगा लेकिन डार्क भी नहीं होता, लेकिन ओवरऑल मतलब ब्राइट फेस होता है और बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। और मून अगर दर कारक बन जाए तो ऐसे लोगों का जो पार्टनर होता है ना, उनकी आप देखिए फीचर्स कैसे होते हैं बेसिकली, उतने ज्यादा टॉकेटिव या कम्युनिकेटिव नहीं होंगे, मतलब बाहर चीज बोलकर जो है समझाना ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, वो अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। मून दर कारक बने तो ऐसा इंसान खुद भी चाहता है कि हमारा पार्टनर बिना कहे हमारी फीलिंग समझ, और इन लोगों का पार्टनर भी ऐसे ही होता है जो बिना कहे ही इनकी फीलिंग समझ लेता है। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे लेकिन आपके थॉट और फीलिंग समझ लेंगे, आपको कब क्या चाहिए। आप इनके एक्सप्रेशन पढ़ना सीखिए अगर मून दर कारक बने, ठीक। तो लेकिन अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए, इमोशनल अप्स एंड डाउन और फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कीजिए, ठीक है, अनकंडीशनली डिवोटेड होना तो ठीक है, लेकिन इतना भी अनकंडीशनली डिवोटेड ना हो जाए कि लोग आपको चीट करते हैं। पहले देखिए, मून दर कारक वाले रिलेशनशिप में अनकंडीशनली डिवोटेड होते हैं, अगर एक दो बार सेटबैक या चीटिंग लग गया ना, तब वो आने वाले समय में हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन लगा के ही चलेंगे। ये मून दर कारक। और मून का स्टोरी है कि आप देखिए दक्ष प्रजापति जो थे, मतलब उनकी 27 जो कन्याएं थी उनसे ही चंद्रमा का विवाह हुआ था, जो 27 नक्षत्र है। तो वो भी दिखाता है मल्टीप्लिसिटी रिलेशनशिप में और चीटिंग। और चंद्रमा को इसी वजह से कर्स भी मिला हुआ है, ठीक? तो मून अगर दरकारक बन जाए और अगर एफ्लिक्शन में है या वीक है पक्ष बल से, तो आप समझिए मल्टीपल रिलेशन होने के और रिलेशनशिप में चीटिंग होने के चांसेस हैं, इसको अवॉइड कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को स्टेबल कीजिए, ठीक? और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोगों का 15 डे का क्लास आ रहा है प्रिडिक्टिव नक्षत्र के ऊपर, जो 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। क्लास 6:30 PM से 8 PM के बीच में होगा, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF आपको सब कुछ मिलेगा। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है 9,999 है, बट हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं। तो आप हमारे नंबर जो पोस्टर पे दिख रहा है 9990369555, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो भी डिस्काउंट ऑफर है उसका इन्फॉर्मेशन लेके फिर इंक्वायरी करके तभी पेमेंट कीजिएगा। और इसका जो कंटेंट वो भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। इसमें हम लोग कंप्लीट नक्षत्रों को कवर करेंगे, उनसे प्रिडिक्शन कैसे करना, नक्षत्रों के 27 जो नक्षत्रों का बेसिक सिग्निफिकेशन, अलग अलग नक्षत्रों की जो कथाएं हैं स्टोरीज हैं उनसे कैसे प्रिडिक्शन करना, उनके डीटी और सिंबल का यूज कैसे करके प्रिडिक्शन करना, अलग अलग नक्षत्र किस राशि में आते हैं, कौन से नौमांश पद में आते हैं, उसका क्या यूज है, और कौन सा नक्षत्र किस मुहूर्त के लिए अच्छा है, किस मुहूर्त के लिए खराब है, वो हम देखेंगे। रिलेशनशिप, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, फोस्टर पेरेंटिंग, इन सबसे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो हम कवर करेंगे। और अलग अलग प्लेनेट किसी नक्षत्र में चले जाएं, वो किस हाउस का लॉर्ड है, उसके क्या सिग्निफिकेशन, उससे कैसे प्रिडिक्शन करना है। लगन और जन्म नक्षत्र यानी चंद्र नक्षत्र और लग्न नक्षत्र का क्या रोल है उसको हम देखेंगे, उससे कैसे प्रिडिक्शन करना है। और एक्टिवेशन एजेस और टाइमिंग अलग अलग नक्षत्रों की, नक्षत्रों के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, गुण, योनि, वर्ण, बॉडी पार्ट, उसको भी हम कवर करेंगे। और प्रैक्टिकल एग्जांपल चार्ट के साथ हम इसको कवर करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका रिकॉर्डिंग PDF सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। क्लास 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से फ्राइडे वीक में 5 डे क्लास होगा, ये भी ध्यान रखें।
तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मून के बाद मरकरी पे। ठीक है, मरकरी आपका दर कारक बन गया। ठीक, अब देखिए, मरकरी आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्किन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, मरकरी यंग लुक्स देता है, और मरकरी डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, वीजा, इस तरीके की चीज। बेसिकली मरकरी आपको कैलकुलेटिव टेंडेंसी देता है। ठीक, मरकरी आपके फ्रेंड्स का भी कारक है। ठीक, तो मरकरी अगर दर कारक बन जाए तो होता क्या कि ऐसे लोगों के लिए रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। अगर इनका कम्युनिकेशन किसी से अच्छा नहीं है, या ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, तो बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा। इनके लिए कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए पार्टनर के साथ। दूसरा, मरकरी यंग लुक्स देता है, तो पार्टनर यंग लुकिंग होना चाहिए, स्किन को रिप्रेजेंट करता है ना, स्किन पे ग्लो होना चाहिए, यंग लुक्स होने चाहिए, इस तरीके से। और मैंने ये भी देखा, मरकरी डॉग फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका पार्टनर आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि भाई आप चाहते हो कि पार्टनर से फ्रेंडली टर्म्स हो। जब तक हमारे फ्रेंडली टर्म्स नहीं होंगे तब तक आप कोई रिलेशन इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है। और मरकरी कैलकुलेटिव टेंडेंसी देता है, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कैलकुलेशन रहता है। ठीक है, कि वीजा के लिए मैरिज कर रहे हैं, पीआर के लिए मैरिज कर रहे हैं, या मैरिज कर लेंगे तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव हो जाएगा, ये पार्टनर वर्किंग है इंसान, इससे मैरिज हो गया तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव कर जाएगा, या मैरिज में बहुत पैसा नहीं खर्च करना है। जैसे अक्सर फीमेल्स को इंडिया जैसी कंट्री में फीलिंग रहता है कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, क्यों उतना पैसा खर्च करना, इस तरीके का कोई थॉट। भले इसका मतलब ये नहीं कि वो डिवोटेड नहीं, डिवोटेड होते हुए भी पीछे बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो रहता ही, कैलकुलेटिव अप्रोच होता है। इनके लिए पार्टनर का टच बहुत मैटर करता है, कम्युनिकेशन और टच अच्छा होना चाहिए। ठीक, ये मरकरी है। लेकिन मरकरी का निगेटिव साइड भी है, मरकरी ना ड्यूलिटी देता है, ठीक है, या मल्टीप्लिसिटी देता है, तो कमिटमेंट का प्रॉब्लम रहता है। तो मरकरी अगर दर कारक बन जाए तो ऐसे लोगों के साथ कमिटमेंट का बहुत इश्यू होता है, बहुत ज्यादा दिनों तक ये एक इंसान के साथ कमिटेड नहीं रह सकते। इनके पार्टनर में भी आपको ये क्वालिटी मिलेगी, पार्टनर जो है, अगर मर्करी अफ्लिक्टेड है, तो मान लेते हैं रिलेशनशिप और मैरिज हो भी गया, तो इनका पार्टनर देखने में गुड लुकिंग होगा, टॉकेटिव होगा, कम्युनिकेटिव होगा। ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं कमिटमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन किसके साथ होगा, इस इंसान के साथ में है जिसका मर्करी दरकार है, या उसके पार्टनर के साथ। दोनों के चार्ट को एनालाइज करेंगे, या ओवरऑल चार्ट जब एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिसिटी देता है, कमिटमेंट का प्रॉब्लम रहता है, एक इंसान के साथ लॉन्ग टर्म कमिटेड होकर रहना इनके लिए मुश्किल होता है अगर मरकरी दरकार है। ठीक, और देखिए, मरकरी ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी देता है, तो ऐसे लोगों का पार्टनर जो होता है वो हर एक छोटी छोटी चीज जानना चाहेगा। स्टार्टिंग में जब रिलेशनशिप और मैरिज होता है, हर एक छोटी छोटी चीज, हर एक बात अपने पार्टनर या स्पाउस से पूछ के ही करेंगे। थोड़े टाइम बाद इनके स्पाउस को वो चीज इरिटेटिंग लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये इंसान अपना डिसीजन तो ले ही नहीं पा रहा, खुद इसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता नहीं, अगर मरकरी दरकार है। मरकरी के बाद आ जाते हैं मार्स। मार्स आपका फाइट है, कॉन्फ्लिक्ट है, विल पावर है, एग्रेशन है, फ्रीडम का कारक है, डोमिनेटिंग नेचर है। ठीक है, आपकी फिजिक और बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब मार्स। मार्स अगर दर कारक बन जाए तो ऐसे लोग क्या करते हैं ना, आप देखिए, फेशियल फीचर कम, बॉडी की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, कि पार्टनर स्ट्रांग बिल्ट होना चाहिए, देखने में स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे जिम करने वाला, बॉडी बिल्डर टाइप, इस तरीके से फिजिकली फिट। ऐसे लोगों को ये नहीं रहता कि फेशियल फीचर कैसे हैं, फेशियल फीचर से ज्यादा बॉडी का जो बिल्ट है, फिजिक है, उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट। ठीक है, और ऐसे लोग ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे रिलेशनशिप में। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपने पार्टनर को कुछ नहीं करने देंगे, सब कुछ अपने आप कर लेंगे, सारा डिसीजन अपने आप लेना, ये इनका पॉजिटिव साइड। ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, अपने पार्टनर और पार्टनर की फैमिली को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। बट वही दूसरा साइड भी है, ये तो हो गया पॉजिटिव साइड कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ओवर प्रोटेक्टिव है। ठीक, लेकिन यही मार्स अगर एफ्लिक्टेड है, या कई बार क्या होता है कि हर प्लेनेट की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड, ये हो गया पॉजिटिव साइड। लेकिन नेगेटिव साइड में क्या होता है, हो जाता है ज्यादा प्रोटेक्शन देने की वजह से, ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से कई बार ये लोग ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं। जब ओवर पॉसेसिव हो जाएंगे तो सामने वाले को फील आता है बंधन जैसा, कि हर एक चीज में टोका टाकी कर रहे हैं। ये लोग थोड़ा बहुत एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, और डोमिनेटिंग होते हैं, चले तो हमारी चले रिलेशनशिप में, बना किसी की ना चले। इसी वजह से लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अगर मार्स आपका दरकार है। ठीक, तो ओवर ओवर डोमिनेटिंग होना और एग्रेसिव और शॉर्ट टर्म टेम्पर्ड होना ये नहीं ठीक है।
और ये लोग फ्रीडम लविंग होते हैं। फ्रीडम लविंग इंसान कैसा होता है, देखिए, कि ऐसा नहीं है कि मार्स वालों को रिलेशन नहीं चाहिए, ठीक, मार्स वालों को रिलेशन चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जब तक इनका मन है तब तक रिलेशनशिप में रहना है, ठीक है, उसके बाद इनको आप फ्रीडम दे दीजिए, टोका टाकी मत कीजिए। इसीलिए ये लोग ना घर से दूर रहते हैं, जॉब या करियर की वजह से दूर रह रहे हो, बीच बीच में मिलना होता है स्पाउस से, तो इनका मैरिड लाइफ और रिलेशन ठीक चलता है। अगर 24/7 साथ रह रहे हैं तो लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। ये मार्स का क्वालिटी है, ठीक। और मार्स ना सडन बिहेवियर देता है, इम्पल्सिव, तो इनके रिलेशन सडन तरीके से इम्पल्सिव होके ये डिसीजन लेते हैं रिलेशनशिप में, से सडन तरीके से रिलेशन स्टार्ट होगा, जब ब्रेक होता है तो भी सडन तरीके से। ये मार्स का टेंडेंसी, तो इम्पल्सिव तरीके से सडन तरीके से डिसीजन मत लीजिए, सोच समझ के लीजिए। मार्स का पॉजिटिव साइड है, वो लॉजिकल अप्रोच रखा है, तो लॉजिकल होके थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए, अगर मार्स आपका दरकार है, ठीक। और मार्स का एक क्वालिटी और भी, और मार्स मिस्टेक्स का कारक है, तो इम्पल्सिव होने की वजह से लोग मिस्टेक भी कर देते हैं। और इनका पार्टनर देखिए, इनके पार्टनर में भी वो क्वालिटीज मिलेंगी, डोमिनेटिंग होना, शॉर्ट टेम्पर्ड, एग्रेसिव होना, ये सारा ट्रेड इनके पार्टनर के अंदर मिलेगा। कोई इंजुरी या कट का मार्क होना बॉडी में प्रोमिनेंट, ये मार्स का क्वालिटी है, ठीक। और मार्स ना बाउंड्री क्रॉस करता है, तो ये लोग भी जिनका मार्स दरकार है, वो बाउंड्री क्रॉस करते हैं, अपने से हाई स्टेटस वाले से या लो स्टेटस वाले से, फाइनेंशियल स्टेटस वाले से मैरिज कर लेना, या अपने कास्ट कम्युनिटी में बाउंड्री क्रॉस करना, अपने से लो कास्ट कल्चर कम्युनिटी या हाई कास्ट कम्युनिटी कल्चर वालों से मैरिज कर लेना। कास्ट कम्युनिटी में कोई हाई या लो नहीं होता, लेकिन उसे समझाने का तरीका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी बाउंड्री क्रॉस करें, या कोई ना कोई ट्रेंड ब्रेक करना, जैसे फैमिली में किसी का लव मैरिज नहीं हुआ, यही पहले हैं जो लव मैरिज कर रहे हैं, या फॉरेन में मैरिज कर लिया, कुछ भी इस तरीके से कोई ना कोई ट्रेंड या आउटसाइड ट्रेंड फॉलो करना है जो फैमिली और इनके सोसाइटी में नॉर्मल नहीं है। तो मार्क्स दरकारक है तो अच्छा है, लेकिन आप शॉर्ट टेम्पर्ड, एग्रेसिव और डोमिनेटिंग होने से बचिए। रिलेशनशिप दो लोगों को साथ लेके चलने का। हमको क्या लगता है कि मांगलिक दोष है, मार्स वीनस के साथ है तभी प्रॉब्लम देगा, मार्स दरकारक हो जाए तब भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो सन, मून, मरकरी, मार्स के बाद आ जाते हैं हम जुपिटर के ऊपर। जुपिटर आपके नॉलेज, विजडम, गुरु को रिप्रेजेंट करता है, बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसे लोग जिनका जुपिटर दरकारक हो, उनको लगता है उनका पार्टनर ना ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, ट्रस्ट सबसे मैटर करता है, नॉलेजेबल होना चाहिए। इनको लगता है कि जो हमारे अंदर गाइडेंस, हमारी लाइफ में गाइडेंस का कमी है, तो पार्टनर ऐसा जो हमें गाइड कर पाए, नॉलेज दे पाए। क्योंकि जो प्लेनेट धर कारक बनता है वो पास्ट की आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर है, आपको लगता है इस लाइफ में वो चीजें भी मिसिंग है, इसीलिए वो आप अपने पार्टनर के अंदर ढूंढ। टीचर वाला क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। और जुपिटर मैच्योरिटी देता है, तो जिसका जुपिटर दरकारक हो जाए जुपिटर, उनको लगता है पार्टनर मैच्योर होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, ठीक है। और जुपिटर दरकारक वालों के साथ एक चीज और भी होती है, ये लोग कम्युनिकेशन में उतने अच्छे नहीं होते। देखिए, क्या है कि मरकरी, क्या मरकरी एक्सट्रीमली टॉकेटिव, ठीक है। सैटर्न जो है वो बिल्कुल नहीं बोलता है, शांत रहेगा एकदम, सब कुछ टॉलरेट करेगा, ठीक है। जुपिटर, मरकरी और सैटर्न के बीच में ये भी बहुत ज्यादा टॉकेटिव नहीं होते, मैच्योर होते हैं। तो मैच्योर होने की वजह से बहुत सोच समझ के जवाब देते हैं। तो होता क्या है ना, कि स्टार्टिंग में इसलिए रिलेशनशिप में इनके पार्टनर को इनसे प्रॉब्लम होने लगता है। वैसे तो जुपिटर बेस्ट है, ये मरकरी की तरह फालतू बात भी नहीं कर रहा है, सैटर्न की तरह ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ना बोले, लेकिन बहुत सोच समझ के बोलते हैं, तो सामने वालों को लगता है कि ये इंसान बहुत लेट रिस्पॉन्स देता है। या जुपिटर अगर दर कारक बन जाए और ऐसे इंसान से इनका मैरिज और रिलेशनशिप हो जाए जिनके चार्ट में मरकरी प्रोमिनेंट है, या मरकरी दर कारक है, या मरकरी आत्म कारक है, तो वो इंसान का हैबिट है बार बार बात करने का, दिन भर बोलते रहने का, तो इनको प्रॉब्लम होगा कि अरे ये जुपिटर दर कारक वाले से अगर मैरिज हो गया कि इंसान तो बोलता ही नहीं, या बहुत सोच समझ के बोलता है, तो उनको लगता है कि नहीं, ये तो बहुत देर से रिस्पॉन्स देता है। बट कि जुपिटर वाले सबसे बेस्ट होते हैं, वो सोच समझ के, सही और गलत समझ के ही बोलते हैं, कहाँ कितना बोलना चाहिए, नहीं कि फालतू बात करना। तो कई बार ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहें, या ज्यादा सोच समझ के बोलना, ये भी रिलेशन खराब कर देता है अगर जुपिटर दरकारक है। और ये लोग इतने ब्रॉड माइंडेड होते हैं कि आप देखिए बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो कई बार ज्यादा ट्रस्ट करना ही तो अच्छी बात है, आप इनसे कहिए पार्टनर दूसरी कंट्री में रहेगा, आप यहाँ रहेंगे, चलेगा, उनको सब कुछ चलेगा। लेकिन कई बार ज्यादा ब्रॉड माइंडेड और ट्रस्टवर्दी होने की वजह से अगर यही जुपिटर एफ्लिक्टेड है, या पार्टनर के चार्ट में इस तरीके का एफ्लिक्शन है, तो रिलेशनशिप में चीटिंग और सेटबैक होने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक। और जुपिटर दरकारक हो जाए तो ये लोग काम को लेकर, नॉलेज को लेकर इतने ज्यादा फोकस्ड होते हैं, इन्हीं चीजों में कई बार इतने बिजी रहते हैं, पार्टनर स्पाउस के लिए टाइम नहीं दे पाते। जैसे देवगुरु बृहस्पति का क्या होता, वो अपने काम में बिजी थे, ठीक है। तो चंद्रमा जो उनकी वाइफ थी, वो स्टोरी है कि, सॉरी, तारा जो उनकी वाइफ थी, उनका स्टोरी है कि वो चंद्रमा के साथ चली गई।
तो ठीक वैसा ही यहाँ भी होता है कि अगर जुपिटर दरकार है कि आप बहुत ज्यादा काम में बिजी हैं, नॉलेज को लेके बिजी हैं, स्पाउस और मैरिज और रिलेशनशिप बच्चों के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम आ सकता है। अगर चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन है तो आपके स्पाउस को कोई और लोग अप्रोच कर सकते हैं, दूसरा रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल होने के चांसेस रहते हैं। जुपिटर बच्चों का कारक है। बच्चों का थीम में प्रोमिनेंट इशू होता है, या तो बच्चे हो नहीं रहे, या बच्चे हो गए उसकी वजह से पूरा आपका एक लाइफ चेंज हो गया पॉजिटिव वे में। ठीक है। और जुपिटर फॉर्च्यून और विजडम को रिप्रेजेंट करता है, तो मैरिज के बाद फॉर्च्यून राइज करना, भाग्य वृद्धि होना, ये सारी चीजें पॉसिबल है अगर आपका जुपिटर दरकार है। ठीक। और जुपिटर जिनका धर कारक होता है उनका स्पाउस भी आप देखिए बहुत नॉलेजेबल, मैच्योर, रिलीजियस अप्रोच वाला, पूजा पाठ करने वाला, इस तरीके से मिलेगा। और बहुत ही ज्यादा ब्रॉड माइंडेड मिलता है। तो ओवरऑल जुपिटर धर कारक एक बेस्ट है। ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो काम को लेके, नॉलेज को लेके आप इतने फोकस्ड हैं कि आप अपने स्पाउस और रिलेशनशिप को टाइम ही नहीं दे पा रहे। और बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होना या जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करना भी सही नहीं होता। ये भी ध्यान रखिए। और जुपिटर का एक नेगेटिव साइड और भी है। जुपिटर टीचर है ना, टीचर क्या करता है ना, कई बार बहुत एनालिटिकल हो जाता है। उसका काम ही है मिस्टेक ढूंढना स्टूडेंट्स में। तो जुपिटर दरकारक वाले कई बार बहुत एनालिटिकल हो जाते हैं, हर एक चीज में कमियां ढूंढते रहेंगे अपने स्पाउस के अंदर या सामने वाले पार्टनर के अंदर, उससे कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज जुपिटर अपने आप में बेस्ट है, ध्यान रखिए। तो ये कुछ जो नेगेटिव चीजें हैं उनको इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए, तो रिलेशनशिप और मैरिज अच्छा चलेगा। थोड़ा सा बॉडी इनके पार्टनर का, थोड़ा सा वेट हल्का हैवी हो सकता है। ठीक है। आप देखिए फैट ज्यादा हो सकता है। जुपिटर के बाद आ जाते हैं वीनस। वीनस अगर आपका दर कारक बन जाए तो वीनस आपका ब्यूटी, रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी, अट्रैक्शन, क्रिएटिविटी, इनका कारक है। ठीक है। तो ऐसे लोग, फाइनेंसिस का कारक है, लग्जरी और कंफर्ट, तो ऐसे लोगों का क्या डिजायर रहता है, पार्टनर देखने में सुंदर होना चाहिए। ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल हो, उसके आने से हमारी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, तो पैसे वाला पार्टनर चाहिए, लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल वाला। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं पैसे वाला इंसान होगा तो हमारी लाइफ में आएगा तो भी हमारी लाइफ में पैसा, लग्जरी, कंफर्ट बढ़े। अब इसका मतलब ये नहीं कि वीनस वाले डिवोटेड नहीं, दूसरा साइड भी है वीनस का। ओवरऑल चार्ट भी डिपेंड करेगा। वीनस वाले एक्सट्रीमली डिवोटेड भी होते हैं भाई, वीनस डिवोशन का कारक है। ये लोग बहुत ज्यादा डिवोटेड भी होते हैं। हर इंसान पैसा, रुपया, लग्जरी की तरफ नहीं भागता, तो आपको देखना पड़ेगा ओवरऑल चार्ट का फ्लो क्या कहता है कि अगर वीनस दरकार है। ठीक। और जैसा मैंने कहा ना कि पार्टनर क्रिएटिव होना चाहिए, इस तरीके का स्किल। और ये वीनस का क्वालिटी बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चलना। तो कई बार क्या होता है, लोग, इन लोगों की चेकलिस्ट बहुत लंबी होती है, तो अच्छे से अच्छा इंसान भी आ जाए उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल के उसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि वीनस है ही ऐसा प्लेनेट, बहुत ही रिफाइंड प्लेनेट है, तो हर किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस वजह से वीनस कई बार आपको नेगेटिव साइड में चले जाए तो रिजेक्शन वाला क्वालिटी देता है। पॉजिटिव में तो डिवोशन है, नेगेटिव में रिजेक्शन है कि अच्छे से अच्छा इंसान आ रहा है, आप रिजेक्ट करते जा रहे हैं। तो वीनस अगर आपका दर कारक है तो आप समझ जाइए कि ठीक है, एनालिटिकल होना या कंडीशनल अप्रोच होना ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा कंडीशनल ना हो जाए कि आपको हर इंसान में कमी नजर आए। कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर यही वीनस एफ्लिक्टेड है, शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है ये लोग क्या करते हैं, अगर वीनस एफ्लिक्टेड नहीं है तब तो इंसान बहुत डिवोटेड होगा। लेकिन अगर वीनस एफ्लिक्टेड है तो इंसान का फोकस क्या रहता है, रिलेशनशिप में ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट, पैसे पे रहता है, पार्टनर सुंदर पैसे वाला होना चाहिए। इसकी वजह से रिलेशनशिप में होने के, चीटिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो इससे बचिए। भाई रिलेशनशिप में पैसा, रुपया, सुंदरता सब जरूरी है, बट आप ये ध्यान रखिए केवल इन पे ही फोकस्ड मत कीजिए। पार्टनर का कैरेक्टर, पार्टनर का बिहेवियर, थॉट प्रोसेस, डिवोशन, ये बहुत मैटर करता है। तब रिलेशनशिप चलेगा। केवल फिजिकल ब्यूटी और केवल पैसे रुपए पे रिलेशन नहीं चलता है। लग्जरी यस लाइफ स्टाइल हो, ये सब हो। और वीनस अगर आपका दर कारक है तो मैरिज और रिलेशनशिप होने के बाद, मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ में कंफर्ट है, लग्जरी है, फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। ठीक है। गाड़ी, प्रॉपर्टी, इस तरीके की ग्रोथ होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अब वीनस शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो शुक्राचार्य जी की बाद में एक आंख फोड़ दी थी भगवान विष्णु ने। ठीक है। तो ठीक वैसे ही वीनस के साथ भी है। अगर आप ज्यादा लग्जरी, कंफर्ट, पैसे के पीछे भागेंगे तो आपको एक आंख से अंधा कर देगा और आपके साथ रिलेशनशिप में चीटिंग होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं। वीनस के बाद क्या है? वीनस के बाद आपका सैटर्न अगर दरकारक बन जाए, सैटर्न आपका जो है हार्डवर्क, करियर को रिप्रेजेंट करता है, डिवोशन को, ये सैटर्न का पॉजिटिव साइड। पेन, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीड़ा, दुख, दर्द, ये नेगेटिव साइड। और पॉजिटिव में सैटर्न मेच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है और अपने से बड़े एज ग्रुप के लोगों को। तो अगर सैटर्न दरकारक बन जाए
तो ऐसे लोग क्या चाहते हैं, पार्टनर मैच्योर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एज में बड़ा हो तभी मैच्योर होगा, कम एज का हो, अपने एज ग्रुप का हो, बड़े एज ग्रुप का, बट उसके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसके थॉट, उसके बिहेवियर, उसके लुक्स में। ठीक। और सैटर्न अगर दर कारक बन जाए तो पार्टनर चाहे, ये लोग चाहते हैं हमारा पार्टनर हार्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, मैच्योर हो, करियर ओरिएंटेड हो, अपने दम पे अपनी लाइफ में सब कुछ करे, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक। लेकिन सैटर्न का नेगेटिव साइड है कि इन लोगों के अंदर अननोन फियर बहुत दे देता है, बहुत ज्यादा डर रहता है कि ऐसा तो नहीं गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा तो नहीं मैरिज करें तो गड़बड़ हो जाएगी, चीटिंग हो जाए, धोखा हो जाए। इस अननोन फियर या डर की वजह से लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, इसी वजह से रिलेशनशिप को अवॉइड करते हैं। और यही कारण है कि मैरिज और रिलेशनशिप में डिले हो। ये भी आप समझिए कि डिले होने का रीजन यही है। और फिर होता क्या, कि पहले तो अच्छे से अच्छे प्रपोजल आते रहेंगे, तो फियर या डर की वजह से बार बार मना करते रहेंगे। ठीक है। जब एज हो जाएगा, टाइम निकल गया, या थोड़ा सा एज बढ़ गया, 30-32 का एज क्रॉस करके, तब इनको लगता है अब तो डिले हो रहा है, तब इनके ऊपर एक प्रेशर बनता है, फैमिली का, सोसाइटी का, या इंटरनल प्रेशर, तब इनको लगता है नहीं निकल लेना चाहिए। तब कई बार ये क्या करते हैं, सडन तरीके से डिसीजन लेते हैं, इंपल्सिव होकर, ठीक है आप कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और उस प्रेशर की वजह से डिसीजन गलत ले लेते हैं, गलत इंसान से मैरिज करना, गलत पार्टनर चूज करना, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। और सैटर्न वाले होते तो बहुत डिवोटेड है, ये इनका पॉजिटिव साइड है, बेस्ट होते हैं। लेकिन और बिल्कुल सैटर्न सर्वेंट का कार्य, कि अपने स्पाउस के लिए सर्वेंट की तरह काम करेंगे, टाइम पे खाना, टाइम पे कपड़ा, सब कुछ देंगे। लेकिन सैटर्न दरकारक हो तो इमोशनल सपोर्ट लैकिंग होता है। इनके अंदर इमोशंस तो होते हैं, ठीक, लेकिन ये कभी दिखाते नहीं अपने इमोशंस और फीलिंग। इसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि रिलेशनशिप कपड़े धोने, खाना बनाने का नहीं, इमोशनल कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। तो आपके अंदर क्या थॉट, क्या डिजायर है, जो अपने इमोशन है, आप भी शेयर कीजिए अपने पार्टनर। सैटर्न वाले बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए रिलेशनशिप में, कितनी भी दुख दर्द पीड़ा हो, सब टॉलरेट करेंगे, शांत रहेंगे, ठीक है, बोलेंगे नहीं। सैटर्न वालों का एक और भी होता है, ये इमोशनल डिजायर तो स्ट्रांग होती है, ठीक है, रिलेशनशिप को लेके, लेकिन आप अगर पूछेंगे ना इनसे मैरिज या रिलेशन करना है, तो ऐसा शो करेंगे जैसे कि इनको मैरिज या रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि सैटर्न आपकी वीकनेस है। तो रिलेशनशिप और मैरिज इनकी वीकनेस है, ये बिना रिलेशनशिप और मैरिज के सर्वाइव नहीं कर सकते, बट दिखाएंगे ऐसा जैसे कि रिलेशनशिप और मैरिज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। ये सैटर्न। ठीक। तो आपके अंदर इमोशंस और फीलिंग है, तो उसको भी शेयर कीजिए, अपने पार्टनर को बताइए कि आपके भी ये थॉट और डिजायर है, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है। और सैटर्न आदर कारक बन जाती, लोग कितना भी करें अपने पार्टनर के लिए, कितनी भी सेवा कर लें उसकी, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, ये आपका पास्ट लाइफ का कर्म है। ठीक। इनको पार्टनर भी ऐसे ही मिलेगा, अपने से बड़े एज ग्रुप का, बहुत मैच्योर थॉट प्रोसेस वाला, इमोशनली कोल्ड, ठीक, लेकिन डिवोटेड होगा, हार्ड वर्किंग, करियर ओरिएंटेड, इस तरीके का। ठीक है। और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में चैलेंजेस का एक रीजन ये भी रहता है, हेल्थ इशू, सर्टन बीमारी का कारक, या तो आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, पार्टनर की हेल्थ नहीं ठीक है, उसकी वजह से रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आ रहे हैं, अगर सैटर्न दर कारक है। तो देखिए, अब इसका सॉल्यूशन ये है कि देखिए, रिलेशनशिप इमोशंस पे चलता है, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इमोशनली कोल्ड लो, कि अपनी फीलिंग और इमोशन बताएंगे नहीं, आपको लगेगा कि सामने वाला खुद समझ ले, तो नहीं चलने वाला, ये ध्यान रखिए। तो समय समय पे अपने इमोशंस, फीलिंग, डिजायर आप भी शेयर कीजिए, और सामने वाले पार्टनर की भी समझिए। और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा कीजिए, कम्युनिकेट करिए पार्टनर से अच्छे से, तब आपके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगा। और निगेटिव में यही सैटर्न एफ्लिक्टेड हो दर कारक बन के, तो लो लेवल के लोगों से, अपने फाइनेंशियल स्टेटस, फैमिली स्टेटस से लो स्टेटस वाले लोगों से रिलेशनशिप, मैरिज होना, सर्वेंट की तरफ या अपने एम्प्लॉयज से रिलेशन हो जाना, ये चांसेस रहते हैं। ठीक। और सैटर्न का एक क्वालिटी, और सैटर्न वाले ओवर हम्बल होते हैं। तो देखिए, ओवर हम्बल होने में और ठीक है, ओवर हम्बल होना एक अलग बात है, ठीक है, और ह्यूमिलिएशन फेस करना एक अलग बात है। तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझनी चाहिए। ये लोग अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझते, तो अपने आप को इतना नीचे गिरा लेते हैं कि फिर सामने वाले को खुद ही फील आता है कि अरे इस इंसान की तो कोई रीढ़ की हड्डी नहीं, इसको तो जो कह दो मान जाता है। ऐसे इंसान को आप कह दीजिए बैठने के लिए, तो ये लेट जाएंगे। तो आपको नहीं, सामने वाले को खुद लगने लगता है कि इनका कोई अपना स्ट्रांग डिसीजन नहीं है। तो हम्बल होना अच्छी बात है, साथ में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन करके रखें, तब सामने वाले को अच्छा लगेगा। वरना क्या होता है, आप बहुत हम्बल है शुरू शुरू में, तो अच्छा लगेगा कि जो कह रहा है सामने वाला इंसान, आपने सब मान लिया, थोड़े टाइम बाद उसको ये फील आता है, अरे इसका अपना कोई डिसीजन नहीं, इस इंसान ये डिसीजन लेने लायक नहीं। तो सैटर्न अगर दरकार है तो ये चीजें आप ध्यान रखें। सैटर्न के बाद लास्ट में राहु। राहु अगर दरकार है तो राहु का क्वालिटी आपको समझना है ना, दो तरीके से, ठीक। राहु वाले बहुत इनोसेंट, इमोशनल होते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट, अनकंडीशनली डिवोटेड।
तो राहु बेस्ट है। ठीक है, ये लोग अपने पार्टनर से अनकंडीशनली डिवोटेड होंगे, ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे, बहुत एक्सट्रीम डिवोशन होगा, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, अनकंडीशनल डिवोशन। अब यहाँ पे राहु को समझिए, अगर पहला रिलेशन राहु वालों का अच्छा हो जाए, मैरिज में कन्वर्ट हो जाए, सब कुछ ठीक है, तो इनसे बेस्ट कोई पार्टनर नहीं। या इनको पार्टनर स्पिरिचुअल मिल जाए, तो भी रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ बहुत अच्छा चलता है, अगर राहु दर का। ठीक, अपोजिट आप समझ लीजिए। लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है कि अनकंडीशनल ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट करने की वजह से, बहुत एक्सट्रीम इमोशंस की वजह से इनके साथ सेटबैक और चीटिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि राहु रिप्रेजेंट करता है आपके इनोसेंट बिहेवियर को। राहु वाले एरिया में आपको कुछ पता नहीं है, आप एक्सप्लोर करने आए, तो राहु दरकारक बन जाए, तो इंसान जानता ही नहीं रिलेशनशिप क्या चीज है, इसलिए आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इनको रिलेशनशिप को हैंडल कैसे करना है, मैरिड लाइफ को कैसे हैंडल करना है, इनको पता ही नहीं। तो ब्लाइंड ट्रस्ट करने की वजह से चीटिंग हो जाएगा। जब एक दो बार सेटबैक लग जाएगा ना, पहले तो बड़े ऑब्सेस थे, अब एक दो बार सेटबैक लग गया, तो होगा क्या कि ये लोग ओवर सस्पिशियस हो जाते हैं। अब राहु अगर दर कारक है, ये लोग जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, ये भी आप समझिए। ओवर सस्पिशियस होंगे, और इनके लिए लॉयल्टी बहुत मैटर करता है। तो एक दो बार सेटबैक लग गया, तो उसके बाद ये रिलेशनशिप में रहेंगे, लेकिन जैसे ही इनको कुछ अगर हिंट मिला कि सामने वाला लॉयल नहीं है, खुद ही वॉकआउट कर जाते हैं। और जो ये राहु दरकारा वाला इंसान जो पहले दूसरे रिलेशनशिप में बहुत इमोशनली अटैच था, आने वाले समय में ये सस्पिशियस हो जाएंगे और बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं होते। अब होता है क्या कि जब तक ये अपने पार्टनर के साथ रहेंगे, उसको लगेगा कि नहीं नहीं बहुत स्ट्रांग इमोशनल कनेक्शन है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये उतना ही स्ट्रांग इमोशनल कनेक्शन होता है जब तक ये उसके साथ में है। जैसे ही इनको थोड़ा सा डाउट होगा, ये वॉकआउट कर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सस्पिशियस होते हैं। और फिर सामने वाले को फील आएगा, अरे ये तो ऐसे निकल गया जैसे कि इनको तो कोई इमोशनल अटैचमेंट था ही नहीं। क्योंकि वाकई अब ये उतने इमोशनली अटैच नहीं होते जैसे पहले रिलेशनशिप में थे। कि राहु दर कारक वालों का। और राहु दर कारक वालों के साथ क्या होता है, वो दूसरे कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, फॉरेन का पार्टनर, फॉरेन इंसान, फॉरेनर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि अपने कम्युनिटी के लोगों पे इनको ट्रस्ट नहीं होता, स्टार्टिंग में एक दो बार सेटबैक लग गया इसको, इसलिए इनको अपने कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर के लोगों पे कोई भरोसा नहीं होता। दूसरा, राहु दरकारक बन जाए तो इनको ना आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना रहता है, लव मैरिज करना या रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ वियर्ड थॉट हो। एक टाइम तो ऐसा आता है कि राहु दरकारक वालों को खुद पे ही डाउट होने लगता है कि पता नहीं हम एक इंसान के साथ कमिटेड होकर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। और यहाँ भी देखिए, मैलेफिक के साथ यही प्रॉब्लम। राहु दरकारक बन जाए, जैसा मैंने कहा, पार्टनर स्पिरिचुअल है, पहला रिलेशन, दूसरा सक्सेसफुल हो गया, तो मैरिड लाइफ अच्छा चल रहा है। अगर एक दो बार ब्रेक हो गया तो ये सस्पिशियस हो जाते हैं। अब उसके बाद होता क्या है कि अच्छे से अच्छा पार्टनर भी आ जाए ना इनकी लाइफ, तो ये खुद ही ओवर सस्पिशियस होने की वजह से ही रिजेक्ट करते रहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, रिलेशनशिप और मैरिज में डिले हो जाता है। तो राहु दो तरीके से स्टडी कीजिए। राहु दरकारक, या तो अर्ली मैरिज हो जाएगा, या फिर एक्सट्रीम डिले हो जाएगा ओवर सस्पिशियस होने की वजह। तो इनके साथ भी वही होता है कि रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि राहु का एक साइड और भी है, राहु एक्सट्रीम कंफ्यूजन और ओवर एक्सपेक्टेशन देता है। तो इनका भी एक्सपेक्टेशन कई बार ज्यादा रहता है। तो सस्पिशियस होने की वजह से एक तो रिजेक्शन मोड में आ गए, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, पार्टनर बहुत पैसे वाला, लग्जरी, कंफर्ट, देखने में बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जब समय था, अच्छे पार्टनर आए, तब तो आप रिजेक्ट कर रहे थे। उसके बाद सैटर्न की ही तरह राहु बिहेव करता है। जब समय निकल गया तो एक्सट्रीम प्रेशर बनेगा, सोसाइटी का, फैमिली का, या खुद का मेंटल प्रेशर की अब एज निकली जा रही। तो उसके बाद क्या होता है कि लोग ऐसे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कर लेते हैं जिनको देख के दुनिया कहेगी पता नहीं इसमें क्या खास बात है। जो इनसे फाइनेंशियली लो स्टेटस का होगा, दिखने में भी उतना अच्छा नहीं होगा, लो बैकग्राउंड वाला, मतलब इनसे कम ही होगा। ऐसा होगा कि जो जो भी इनके साथ दिखेगा कहेगा ये इंसान तो ऐसा, और इनका पार्टनर ऐसा है देखने में, कि पता नहीं क्या देख के उसको चूज किया। तो राहुल लो क्लास के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु का यही साइड है, आप एक्सट्रीमली ब्लाइंड ट्रस्ट भी मत कीजिए, ओवर सस्पिशियस भी मत होइए। ठीक है, एक आध बार सेटबैक लग भी गया तो भी भरोसा तो करना पड़ेगा। ठीक है, ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। पॉजिटिव में मैंने आपको बता दिया, किन कंडीशंस में राहु अच्छा मैरिज और रिलेशन दे सकता है। तो राहु अगर दर कारक है तो इन चीजों का ध्यान रखिए। अब केतु कभी दर कारक नहीं हो सकता, बट अगर आपका दर कारक केतु के साथ बैठ जाए तो समझ लीजिए, तो उसमें केतु के इफेक्ट आ जाएंगे। जितने हमने अभी 8 प्लेनेट पढ़े हैं दर कारक हो सकते हैं, ठीक, वो कोई भी अगर केतु के साथ बैठ गया तो केतु का इफेक्ट मिलेगा। केतु क्या करता है ना, केतु वाले भी एक्सट्रीमली अटैच होते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे। तो इनके साथ भी राहु केतु लगभग एक जैसा ही बिहेव करते हैं, केतु राहु से ज्यादा ऑप्शन है, तो एक्सट्रीमली ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, केतु पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता था, आपका रिलेशनशिप या पार्टनर का आपसे पास्ट लाइफ का कनेक्शन। अब रिलेशनशिप अगर सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, एक्सट्रीम ऑब्सेशन की वजह से, ब्लाइंड ट्रस्ट की वजह से इनको, इनके साथ सेटबैक लगता है, इनको चीटिंग लगता है, या इनके साथ चीटिंग हो जाएगा। जब चीटिंग हो जाएगा तो ये भी बहुत सस्पिशियस और ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं। तो निगेटिव साइड क्या है कि केतु के साथ दरकारक बैठ जाए तो ओवर एनालिटिकल बना देगा, बाल की खाल उधेड़।
और एक्सट्रीम रिजेक्शन वाला क्वालिटी दे देगा। अच्छे से अच्छा इंसान आ रहा है, आप रिजेक्ट कर रहे हैं। केतु वायरलेस कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ऑनलाइन रिलेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन डेटिंग, ये सब। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देता है। तो जब तक रिलेशन दूर से चलेगा, ऑनलाइन, इंटरनेट, इसके थ्रू, या पार्टनर से कम मुलाकात हो रही, तब तक तो इनको लगेगा सब सोलमेट जैसा है, पास्ट लाइफ का कोई हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। पर जैसे ही मिलना शुरू करते हैं, तब इनको रियलिटी समझ में आती है, तो ये खुद ही दूर होने लगते हैं। तो केतु जो पहले स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट देता है, बाद में उतना ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। केतु स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट जरूर करता है, बट अगर केतु के साथ आपका दर कारक बन जाए ना, तो इनका चेकलिस्ट बहुत लंबा होता है। पार्टनर पैसे वाला होना चाहिए, देखने में भी सुंदर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। तो ये जो लंबी चेकलिस्ट होती है, वो प्रॉब्लम देती है। अगर चेकलिस्ट छोटी होगी, ठीक है, आपका पार्टनर स्पिरिचुअल, आपको स्पिरिचुअल इंसान चाहिए, तो चल जाएगा। और केतु वाले साइकोलॉजिकली ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, लेकिन केतु के साथ भी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। केतु इंट्यूटिव प्लेनेट है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो फीलिंग तो बड़ा स्ट्रांग है, डिजायर बहुत स्ट्रांग है, मन में तो सोचते रहेंगे। अगर आप इनके थॉट्स को पेन डाउन करना शुरू करेंगे ना, कभी, वैसे तो लोग बोलते कम है, तो आप देखेंगे, आपको लगेगा इनसे बेस्ट तो कोई इंसान है ही नहीं, इससे ज्यादा रिलेशनशिप में किसी को नॉलेज नहीं। बट होता क्या है कि ये उतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपना फीलिंग कभी कम्युनिकेट करके बता नहीं पाएंगे, ना ही उतने अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। जब मैनिफेस्ट करने की बात आएगी, तो उतने अच्छे नहीं होते, इस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है। और केतु मिस्टेक्स का कारक है। या तो इनका रिलेशनशिप ही गलती से शुरू होगा, या रिलेशनशिप में कोई ना कोई बड़ी मिस्टेक ये करेंगे, तो बड़ी मिस्टेक की वजह से सेटबैक होगा, या किसी ना किसी बड़ी मिस्टेक की वजह से ही अब ये रिलेशनशिप को कैरी कर रहे हैं, ये भी समझिए। और सडन इंपल्सिव बिहेवियर देता है, सडन तरीके से इंपल्सिव होकर रिलेशन स्टार्ट होगा, इस वजह से भी प्रॉब्लम आता है। और राहु और केतु, राहु दर कारक बन जाए, या आपका दर कारक केतु के साथ बन जाए, ये लोग खुद ही, जो इंसान थोड़ा मिस्टीरियस बिहेवियर वाला होगा ना, मिस्टीरियस या सीक्रेटिव नेचर का, उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि इनको मिस्ट्री और सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करने में मजा आता है, तो जो जितना सीक्रेटिव होगा, उतना ही ज्यादा इनको मजा आता है। अब वो बात अलग है, फिर जब इनको सेटबैक लग जाएगा, तब परेशान होते हैं। और राहु दर कारक बने, या आपका दर कारक केतु के साथ बने ना, तो चांसेस ऐसे भी होते हैं कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ जाए जो ऑलरेडी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्राइसिस से गुजर रहा था, या कि उसका एक सेटबैक या ब्रेकअप हो चुका था, अब वो इनकी लाइफ में आ गया। तो तब तक इनके साथ चलेगा, जब तक वो सेटबैक या ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर नहीं आ जाएगा। जैसे ही वो बाहर आ जाता है, बस दूर हो जाता है। ठीक। तो ये है आपका अलग अलग प्लेनेट दर कारक बन जाए। और सैटर्न राहु केतु के साथ एक चांस ये भी है कि ऑलरेडी आपका रिलेशन किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो मैरिड है, डाइवोर्सी है, या जिसका पहले से ब्रेकअप हुआ है। ठीक है। तो आप अपने चार्ट में देखिए, आपका क्या दर कारक है, एनालाइज कीजिए, आपकी क्या डिजायर्स हैं, और आपके पार्टनर के अंदर कौन सी क्वालिटीज मिल रही है। ठीक। और वीडियो को एंड करने से पहले फिर से आप लोगों के लिए बता दें, हमारा 15 डे का क्लास आ रहा है, नक्षत्रों से कैसे प्रिडिक्शन करना है, जो 13 जनवरी से स्टार्ट होगा। क्लास 6:30 PM से 8 PM के बीच में होगा, मंडे से फ्राइडे क्लास होगा, 5 डे वीक में। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट और PDF आपको मिलेगा। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है, 9,999 है। बट हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं, तो आप पहले पेमेंट करने से पहले 9990369555, हमारा नंबर जो इस पोस्टर में दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी दिया है, उस पर आप देखिए, फिर कॉल या इंक्वायरी करके डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन लेके तभी पेमेंट कीजिएगा। और साथ साथ मैं आपको कंटेंट भी शेयर कर देता हूँ। इस क्लास में हम लोग डिटेल में 27 नक्षत्रों को कवर करेंगे 15 डेज में। बेसिक जो 27 नक्षत्रों का क्वालिटी है, फिर उनका स्टोरी, उससे कैसे प्रोडिक्शन करना है, उसका DT, उसका कैसे यूज करना है, उनके सिंबल का कैसे यूज करना है, अलग अलग नक्षत्रों में क्या राशियां आती हैं, क्या नवमांश पद आते हैं, उसका क्या यूज है, अलग अलग नक्षत्रों के क्या कर्स और क्या ब्लेसिंग है, वो हम देखेंगे। अलग अलग नक्षत्रों में कोई प्लेनेट आ जाए, उसके सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप को लेके कैसे प्रोडिक्शन करना है, लगन का नक्षत्र और मून यानी जन्म नक्षत्र का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, उससे कैसे प्रोडिक्शन करना है, कौन सा नक्षत्र किस मुहूर्त के लिए अच्छा है, किस मुहूर्त के लिए खराब है, वो हम देखेंगे। चाइल्ड बर्थ, रिलेशनशिप, फॉस्टर पेरेंटिंग, इन सब का जो प्रॉब्लम है, ये सारा हम एनालाइज करेंगे। एक्टिवेशन एज और टाइमिंग हम देखेंगे नक्षत्रों के थ्रू। और उसका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, गुण, योनि, वर्ण, बॉडी पार्ट, उसका कैसे यूज करना है, विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चार्ट हम लोग देखेंगे। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट और PDF मिलेगा। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन से नंबर देकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू। नमस्ते।